अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे साथ मुझे कहते हैं सोहाब सर। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, हैप्पी मंडे फ्रॉम माय साइड और रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब की तरफ से भी फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी तुम बहुत ज्यादा हो आज, मतलब मुझे लग रहा है। मैंने आज 4 किलोमीटर का ट्रैक किया, पहले मैं 2 किलोमीटर का करती हूँ, इसलिए वॉक सुबह सुबह करना इनको भी बताना चाहिए कि बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत जरूरी है। जबरदस्त। और कितने बजे उठ के किया जाके? 4:30 बजे से। 4:30 राइट आफ्टर फजर प्रेयर। और ये क्या सिर्फ वॉक करके होता है या दौड़ के होता है? सर मैंने अभी फिलहाल वॉक शुरू किया है, फिर जिम भी किया उसके बाद। सो सुबह सुबह उठना सर ये इतनी बड़ी नेमत है ना। हाँ। अगर हमारे देखने वाले स्क्रीन और व्यूवर्स को पता चल जाए कि जो लोग सुबह उठते हैं, अब्बा कहते हैं कि एक तो उनकी बरकत इतनी सारी, उसके अलावा सुबह उठना हम समझते हैं 10-11 बजे को, लेकिन 8 बजे और उसके बाद 5 बजे उठना, सर इसकी प्रोडक्टिविटी और है, लेकिन लोग नहीं उठते सर। और कितने अपने गिर्द परिंदे देखे, कितना सूरज कैसे तुलू होते देखा? मैंने फाख्ता देखी आज, पापा ने मुझे बड़ी प्यार। अच्छा वो आप सुबह उठने वाले ही को नसीब हो सकती हैं, आम बंदों को नसीब नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह मुबारक करे और तुम्हारी इसी तरह रूटीन चलती रहे। आप लोग भी देख रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सुबह सुबह उठना बहुत सुबह सुबह उठें, वॉक करें और नमाज तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़रा जल्दी उठते हैं इसलिए कि हमने अपने खुदा को याद करना होता है, फिर उसके बाद मैं वैसे सो जाता हूँ फिर दोबारा। अच्छा सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शो शुरू करने से पहले ये एक छोटी सी जो टिप है ना, वो जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ इस नोट पर किया कि वॉक करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए। मुझे लगता है जो सुबह नहीं उठते सर, वो लगता है कि उनके नसीब में ही नहीं है सुबह उठना। वो उन्हें लगता है कि 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे। जो सोता है वो खोता है। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव कौन सा वाला खोता? सर ये वो गधे वाला खोता भी है, दूसरे वाला खोता भी है। दोनों तरीकों से आप खोते हैं अगर आप सोते हैं तो सुबह जल्दी उठें, दिन का अच्छे से आगाज़ करें। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बेहतरीन अंदाज में। टॉप स्टोरीज़ की तरफ से चलते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। कल संडे था सर, इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई थी। गुजरांवाला की बात करें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह कॉल दी हुई थी, तो मुल्क गिर एहतजाज भी हो रहे थे। लेकिन कल संडे काफ़ी मसरूफ गुजरा सियासी एतबार से। लेकिन आप पंजाब के हम स्पेसिफिकली टॉप स्टोरीज में अपनी बात करेंगे। पंजाब समेत विफाक में भी आइनी और सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। तो कहाँ को ये रुख होगा इन हवाओं का जो कि सियासी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बड़ी अहम खबर टॉप ऑफ द स्टोरीज, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल जो है सर वो बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया, जो कि एक मुआयना मुद्दत होती है, उसके बाद वो खुद ही मंजूर हो जाएगा। ऐसे ही सर। हाँ, वो मतलब कि वो सदर ने कहा भी यही है कि मुझे मालूम है कि ये बिल मंजूर हो जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है और समंदर पार रहने वाले लोगों के जो बाहर के मुल्क रहते हैं उनके वोटिंग राइट्स की बात हो रही है। उन्होंने कहा मैं साइन नहीं कर रहा, लेकिन ये हो जाएगा और अल्टीमेटली। तो इसको आज की टॉप स्टोरीज में हम डिस्कस करेंगे। आगे हम देखें, हर रोज़ किसी ना किसी बहरान की हम बात करते हैं। दिल हमारा बिल्कुल नहीं करता कि आपको इस नौयत की खबरें दें, लेकिन आपको इंडिकेट करना और आपको आगाह करना भी हमारा काम है। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज जो है उन्होंने हुकूमत को बड़ी धमकी दी है सर कि मुल्क में अद्वियात का बहरान आ सकता है, मेडिसिन का। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा ख़वातीन के लिए और वो जो डाइट कॉन्शियस हैं और जो मोटापे का शिकार है और जो ओबेसिटी का शिकार है, उनके लिए अब बेहतरीन इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। ऐसा इलाज जिसके लिए बाहर से लोग पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, क्या है सर, ये भी आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को। इसके अलावा आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी सर, मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। नॉर्मली मूवीज़ में हम वो देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये हुआ, मैंने बहुत इसको अप्रिशिएट भी किया। आई अप्रिशिएट दैट ट्वीट एज वेल। सर अजीम इंसानियत की मिसाल, डॉक्टर ने डूबने वाले बच्चे को सर हुंजा में बचा लिया। ये मैंने भी देखी और बिल्कुल मैंने भी देखी और जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। आज हमारे साथ उनमें से एक मौजूद होंगे, कौन होंगे ये हम आपको अभी सस्पेंस में रखते हैं। लेकिन ये है कि इसके जो वाक़या हुआ, इससे मुतासिर होकर प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि ये जो तरीक़ेकार है जिससे मसनूई तनफ़ुस के ज़रिए हार्ट को पंप करके, मसनूई तनफ़ुस तो नहीं कहना चाहिए, इसको CRP बोलते हैं शायद, इमीडिएट फर्स्ट एड यही होती है ना सर। इमीडिएट आप मतलब ये तरीके वो हैं जो नॉर्मली आप अगर देखो तो डबल में सिखाए जाते हैं। CPR बोलते हैं, CPR टेक्निक बोलते हैं। उसके ज़रिए लोगों को जो बचाया गया, तो जो बच्चे को बचाया गया वो उन्होंने कहा कि इसको लाजमी करार दिया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर कोई ऐसी एमरजेंसी वहाँ पे हो तो वो CPR के जरिए लोगों की जान बचा सके। डॉक्टर थी वो तो, लेकिन उसके अलावा आम लोगों को भी पता होना चाहिए किस तरह के हालात में आपको फौरी तौर पर बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इक्विपमेंट के आपको किस तरह से किसी की जान बचानी है। दैट इज़ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एज वेल। इसके अलावा हम आपसे जिक्र करेंगे टॉप स्टोरीज में नौजवान गुलकार अमानत अली की मुनफरिद गुलकारी जो है वो सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी वायरल है, लोगों ने देखी होगी, लेकिन ज़रा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर डेली डोज पर जाने से पहले हम अपना एडिटोरियल कर लेते हैं।
आज के आज मैं जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए खबर परेशान कौन है और जो मैं देख भी रहा था वो यूक्रेन और रूस की जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तवानाई का बहरान आया हुआ है। और तवानाई का बहरान ही नहीं, हर जगह मईशत के हालात ख़राब हैं। इवन अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो है वहाँ पे मईशत सुस्त रवि का शिकार है। हम पे भी इसके असरात पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुनिया ये डर रही है कि अगर ये जंग तवील होती है तो इस जंग के तवील होने के नतीजे में पूरी दुनिया में कहत जैसी सूरत हाल होगी। अभी से बहुत से मामलात ऐसे हैं जहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी अब गैस के ऊपर भरोसा करता था, वो गैस उसको मिलती थी रूस से, वो रूस का मुआहदा उन्होंने मनसूख किया हुआ है, वो कोयले के ऊपर वापस जा रहे हैं। कोयले पे वापस जाएंगे तो उससे नतीजे में ज़ाहिर है वो जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस माहौल के लिए ख़राब करती हैं माहौल को। इटली ने अपना मुआहदा किया है 29 अरब डॉलर का कतर के साथ गैस की फराहमी के लिए, और इसी तरह से ज़ाहिर है जब ये मुआहदे होंगे गैस कम पड़ेगी तो गैस की कीमत बढ़ेगी। इटली भी पहले ही से काफ़ी उन मुल्कों का शिकार में शामिल होता है जहाँ पे कसाद बाजारी है, जहाँ पे मामलात इतने अच्छे नहीं हैं मईशत के। और सर मैं आप अमेरिका की बात करें तो तारीख़ में 35 साल में सर पिछले 35 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि महंगाई की शरह ऊपर गई है अमेरिका जैसे मुल्क में भी। अमेरिका में जैसे मुल्क में तो हम ये इमेजिन करते हैं कि सुपर पावर है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे नहीं है। हम चूँकि आपको बार बार इंडिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन मुल्की हालात दूसरे ममालिक के भी काफ़ी ज़्यादा, मलेशिया के हम बहुत जिक्र करते हैं, श्रीलंका का बहुत जिक्र करते हैं हम सर। ये वो ममालिक है जहाँ पर इस वक्त बहरान पाया जा रहा है, वो पेट्रोल का हो या गैस का हो या महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया में कंपैरेटिवली बढ़ रही है सर। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो आज भी मैं पढ़ा था, अगर उससे मुंसलिक किया जाए तो IMF के साथ मुआहदा अभी तक हमारा नहीं हो पाया और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तेज़ी से घटते चले जा रहे हैं। कल की खबर शायद ये थी कि 8 अरब डॉलर के करीब वो रह गए हैं। तो फौरी तौर पे हमें ज़रूरत है या तो कोई दोस्त ममालिक से कोई ये जो 8 अरब डॉलर अगर रह जाते हैं तो ये मुश्किल से 1 महीना सवा महीने की हमारे जो बजट है उसको चलाने के लिए काफ़ी हैं, मैनेज करने के लिए काफ़ी हैं। तो फौरी तौर पे हमें मदद की ज़रूरत है और वो मदद किस सूरत में आएगी इसके बारे में मैं तो कम से कम अभी कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये है कि परेशानी ज़रूर है और वो परेशानी ये है कि अल्लाह ना करे कि हमारे हालात श्रीलंका जैसे हों, जैसे लंबी कतारें लगी हुई हैं, ईंधन मिल नहीं रहा और मुल्क में प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई हैं। हमारे यहाँ भी अब जो डॉलर है उसके बारे में भी उसकी लगान तेज़ तर उड़ान जारी है और वो तेज़ तर उड़ान जो है इस तरह से है कि 210 और 12 रुपए के दरमियान में तकरीबन डॉलर इस वक्त मिल रहा है। अच्छा सर देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना उस बात से कनेक्ट करके एक और बात करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से पनाह गज़ीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपने जंग की बात की सर, ये वो सूरत हाल है जब लोग ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं, उन इलाकों को छोड़ते हैं, दूसरे इलाकों में भागते हैं, महफूज मकामात की तरफ जाते हैं, महफूज मकामात। तो आज दुनिया भर में पनाह गज़ीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सर आई वॉज बीन इन टर्की, तो सर टर्की में आपको पता है कि शामी पनाह गज़ीन बड़ी तादाद में सर वहाँ पे इतना वेल मैनेज था। लेट मी शेयर विद यू गाइस, सर हम वहाँ जाते थे ना, जब पनाह गज़ीनों को हमने विजिट किया, सर उनका एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, उनको वो कार्ड बना के दिया हुआ है, उनकी एक प्रेमिसेस है, वहाँ पर वो पनाह गज़ीन रहते हैं। तुर्की ने उनको पनाह दी हुई है, लेकिन पनाह देने के साथ साथ बाकायदा SOPs रखे हुए हैं। वो तुर्की में जाते हैं सर, कमाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं और दोबारा आकर उन्होंने वहीं रहना है जो उनके लिए जगह स्पेसिफिक की हुई है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो अफगानिस्तान से आने वाले बड़ी तादाद में लोगों को हमने पनाह दी, लेकिन ये SOPs हम नहीं कर सके। 40 लाख के करीब पनाह गुज़ीन है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान एक ज़माना हो गया, तवील अरसा हो गया, 80s के ज़माने से जब पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई है और जिसका इजाफी बोझ है। अच्छा, ये तो वो है जो लीगल हैं 40 लाख, इसके अलावा इलीगली पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो भी बुरे हालात में है, लेकिन उसके हमारे असरात बहुत बुरे हैं। इससे मुझे याद आता है पनाह गुज़ीनों को जब हम याद करते हैं, यानी हमारी सबसे पहली तो बात यह ना कि ख्वाहिश होती है कि जो अफगान पनाह गुज़ीन हैं जिनको कैंपों में रखा गया वो कम से कम वापस जाएँ अपने इलाकों में, अपने मुल्कों में, लेकिन जब तक वहाँ अमन और सुकून नहीं होगा वहाँ पे वापस जाने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं। लेकिन सर उनके लिए जी उनके लिए अब इनिशिएटिव ये लिया है कि इस्लामाबाद से ये कहा आया है कि गैर कानूनी पनाह गज़ीन जो है उनकी फौरी रजिस्ट्रेशन कराई जाए।
ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आज के दिन की मुनासबत से कि इनको इनके काउंटडाउन रखना, इनको डेटाबेस में वो जगह देना जो कि टेम्परेरी हो। सर ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये टर्की का इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कि एक तो आईडी कार्ड होता है आपके मुल्क का, सर उनका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाया हुआ है, वो उस कार्ड के बगैर तुर्की में एंटर नहीं हो सकते, चाहे कमाने जाना है चाहे कुछ लेने जाना है, और शाम को दे हैव टू बी बैक टू दैट पनागज़ीन जो उनकी स्पॉट्स बने हुए हैं। मैं बिल्कुल छोटा सा एक जिक्र कर लूँ, फिर हम डेली डोज की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि जब पनागज़ीनों की हम बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे तकरीबन 4-5 लाख पाकिस्तानी बांग्लादेश मैसूरीन के कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, और वो एक ज़माने से कोशिश कर रहे हैं कि उनको या तो शहरियत मिल जाए बांग्लादेश की या उनको पाकिस्तान वापस ले आया जाए, और जिस हाल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हाल बहुत बुरा है। मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, मोहम्मदपुर कैंप में ख़ास तौर पे 2 दफ़ा मेरा जाना हुआ है, उनके हालात बहुत बुरे हैं, उनके बारे में ज़रूर हमें कुछ सोचना चाहिए। चलते हैं डेली डोज आज के दिन की मुनासबत से। चले जी आगे बढ़ते हैं। डेली डोज में हम बात करते हैं, माहिरीन आसार क़दीमा जो हैं उन्होंने 1300 साल कदीम कश्ती बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है सर, और ये जो है इतनी ज़्यादा खस्ता हाल है ये कश्ती, लेकिन ये वो लोग हैं जो आसार क़दीमा को सेव करने के कायल हैं। तो वहाँ पर इस वक्त सर इतनी कहा जा रहा है कि हवा भी इसको डैमेज कर सकती है, इतनी खस्ता हाल है। 1300 साल एक अरसा होता है, ज़ाहिर एक अरसा होता है, इतना अरसा ये बाहर हवा से बच के रही है। अब उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि हर 1 मिनट के बाद उसके ऊपर पानी उंडेला जाता है, और ये पानी उस वक्त तक इस पे उंडेला जाता रहेगा जब तक इसके तमाम तख्ते पूरे नहीं हो जाते। जब इनको फिर जोड़ा जाएगा और इनको वापस दरिया में या समंदर में या जहाँ भी है उसको महफूज किया जाएगा, पानी के अंदर ही महफूज किया जाएगा। तो ये फिर भी मतलब कारनामा बहुत बड़ा है। 1300 साल बहुत लंबा अरसा होता है जब से इसको पता नहीं एक तो दरियाफ्त कैसे हुई और 40 फीट लंबी है सर, उसकी हिफाजत भी करना, हर 30 मिनट के बाद उसको पानी दिया जाता है ताकि उसको सेव किया जाए। मतलब एक टीम बाकायदा तौर पर डेडिकेट कर दी गई है कि आपने बस इसकी टेक केयर करनी है, इसका ख्याल रखना है, बिकॉज दे वांट टू सेव दैट उनका जो भी है सारे क़दीमा सारे इसके लकड़ी के पुश्ते जो है, फ्रांस में सर ये जगह है जहाँ पर इसको रखा गया बड़े अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम आपको ये बात कि 19 इंच लंबे कानों के साथ पैदा होने वाला बकरी का बच्चा, इसकी आप फोटो देखें, इसकी आप फोटो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। सर मैं कहती हूँ कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं लेकिन तो बकरी के कान बहुत लंबे हैं। इसको कहाँ मिला दिया तुमने कानून के हाथ ये देखिए सर, लेकिन ये है कि बहुत अनयूजुअल बच्चा है, मतलब ये वाकई इसको ऐसा कपड़ा लग रहा है जैसे कपड़ा नहीं होता, कपड़े से आपने कान बनाए होते हैं लंबे से, लेकिन ये बाकायदा बकरी का अच्छा से ये बड़ा क्यूट होता है, इसे मेमना कहते हैं ना सर। मालिक ने नाम भी इसका सिम्बा रखा है, वो कह रहा है सिम्बा को मुझे बहुत शौक था। सिम्बा आपको याद हो तो जो सिम्बा एक लायन किंग, लायन किंग में जो किंग का बेटा है उसका नाम सिम्बा होता है, और वो मैंने बकरी के बच्चे को सिम्बा बना दिया, बकरी के बच्चे को सिम्बा बना दिया। सिर्फ उसके कान, लेकिन क्यूट लग रहा है सर, देखिए गैर मामूली तौर पे है, गैर मामूली तौर पर है, ऐसे आम तौर पे होते नहीं है। और उसने इसके मालिक को इतना मशहूर कर दिया जिसकी कोई हद नहीं सोशल मीडिया के सिम्बा तो उसका वालिद कह रही है, उसका तो मालिक बना हुआ है, वो आजकल मशहूर हुआ है, बीबीसी ने भी इसको कवर किया है, और पीपल आर लाइक वेरी अनयूजुअल सी एक चीज़ है। और सर उसको देखिए इतने प्यार से फीडर पिला रहा है, उसको बड़े प्यार से रखा हुआ है। अच्छा मेमना इटसेल्फ भी सर ये जो होता है ना देखने में बड़ा क्यूट लगता है, बकरी का बच्चा ना इटसेल्फ देखने में बहुत क्यूट लगता है। बच्चा हर किसी का अच्छा होता है, गधे का भी अच्छा होता है वैसे। वैसे ये बात है, गधे का बच्चा प्यारा होता है। मैंने कुछ दिन पहले आई वाज इन ननकाना, तो मैंने वहाँ देखा सर, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था। आई डोंट नो गधा वैसे प्यारा नहीं लगता, लेकिन गधे का बच्चा बहुत प्यारा लगता है। मैंने बाकायदा उसकी वीडियो बनाई। लेकिन ये चले लंबे कान है, और अब लंबे कान देखिए, अब इसकी वालिदा जो है उसके तो खैर नहीं थे, अब इस बच्चे के हैं और काफ़ी मशहूर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तानी नयाद जाहिद कुरैशी साहब जो हैं वो अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान फेडरल जज बन गए हैं। अगेन वन मोर क्रेडिट टू पाकिस्तान, और दैट इज़ रियली हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये सर फेडरल जज बने हैं, और इससे पहले भी इनके पास काफ़ी क्रेडिट्स हैं इस तरह से, लेकिन किसी मुसलमान का किसी गैर मुल्क में और पाकिस्तानी नयाद होना और फिर फेडरल जज होना, दैट इज़ समथिंग। और न्यू जर्सी में पहले जहाँ पे ये थे वहाँ के भी जज के तौर पे ये पहले एशियाई थे, ठीक। इसमें भी इसकी बात बहुत ज़्यादा, बहरहाल इनकी तौसीक की गई। इनकी 16 के मुकाबले में शायद 80 से ज़्यादा वोट इनको मिले, जिसकी बुनियाद के ऊपर 81 वोट थे, 81 वोट इनको मिले, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी तैनाती हुई। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है। जैसे सुहा ने भी कहा, पूरी आलमी जो मुसलमान जितने भी जहाँ हैं उनके लिए भी पहला मुसलमान, मतलब यह है कि उनके लिए भी बड़े पाकिस्तानी होना
अपने पाकिस्तानी भी हैं, मतलब ज़ाहिर है दोनों बातें हैं। तो मैं एक बात ये कहूँ कि अमेरिका में जब लोग जाते हैं ना, तो बाकी यूरोप में भी जैसे मतलब होता है, तो हमारे पढ़े लिखे लोग कम होते हैं और उसके मुकाबले में हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो अब जो आला तरीन मुलाजमतें होती हैं ना, वो हिंदुस्तानी ले जाते हैं। तो जब इस तरह की मैं खबर पढ़ता हूँ, मुझे यकीन करो इतनी खुशी होती है जिसकी बात नहीं। उसकी वजह यह है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये आगे बढ़ेंगे, ये कंपटीशन में आएंगे, ये आला पोजीशंस लेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और के लिए बेहतर लॉबिंग भी कर सकेंगे, जैसे कि हिंदुस्तानी करते हैं अपने मुल्क के लिए बहुत शानदार तरीके पर लॉबिंग करते हैं। और सर दूसरी अहम बात ये कि देखिए पाकिस्तान के इमेज को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने वाले लोग ही हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे हुआ है, उसको डिनाई करके ये इमेज पोर्ट्रे करना कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम इंसाफ पसंद भी हैं और कानून में, ख़ासतौर पे अमरीकी कानून में अपना हम किरदार अदा करना और किसी मुसलमान को मकाम मिलना हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बड़ी एंटरटेनिंग सी खबर है, आपने ये भी एक सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा। आप भी कहते होंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमेशा जो चीज़ वायरल होती है सोशल मीडिया पे उसको पकड़ कर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लोग उसके बारे में सुनना चाहते हैं। वायरल वीडियो देखी होगी आपने, सर अमेरिका की ही एक ग्रुप है, डांसिंग ग्रुप, उनकी एक दोस्त की शादी थी जनाब। उनकी दोस्त की शादी पर उन्होंने बॉलीवुड का गाना उठाया काला चश्मा, और उस पे जो उन्होंने स्टेप्स लगाए सर, उनको देख के तो आधे, ये देखिए चेक करें, ये आपको दिखा रहे हैं हमारी विंडो की राइट साइड पे, जरा देखिए आप चेक करें। लोगों ने उसके बाद रिएक्ट किया, लेट मी शेयर विद यू। हर कोई अपने दोस्त को टैग कर रहा है और दोस्त को टैग करके कह रहा है कि मुझे मेरी शादी पे ऐसे ही डांस करने वाले दोस्त चाहिए, वरना मेरी शादी पे मत आना। अच्छा एग्जैक्टली तो ये आगे ये हमारे लिए कंपटीशन बन गया है कि देखिए वो इतना अच्छा डांस करें। अच्छा वैसे पाकिस्तानियों को, खासतौर पर पंजाबियों को सिर्फ पता है कि शादी पे डांस के अलावा, मेहंदी के फंक्शन पे खास तौर पर डांस के अलावा होता क्या है। अच्छा ये मैंने भी देखी वैसे वीडियो, और मैं जिस वक्त पहले मैंने देखी तो मुझे समझ में नहीं आया ये कौन से मुल्क की है। अब तुमने बताया तो मुझे अंदाजा हुआ है कि ये पाकिस्तानी है और ये ग्रुप बाहर का है, बाहर है, कई सारे है और डांस कर रहे हैं और डांसर्स है। बेसिकली ग्रुप जो है वो डांसर्स का है और एक डांसर की शादी है और बाकी सब डांस कर रहे हैं। और सर बॉलीवुड गाने वैसे भी आपको तो इस तरह के होते हैं कि उस पर आप बिला वजह नाचना शुरू कर देते हैं। तभी तो उन्होंने हमारे गाने चुरा लिए हैं। वो जो एक गाना नहीं था इमरान हक का, नच पंजाबन नच, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा तबसरा भी किया था। चले ये आप देखें, एंजॉय करें, तैयारी करें। दादी की दोस्तों की शादी पे ऐसा ही डांस करना चाहिए और मैं अपने दोस्तों से यही कहती हूँ, मेरी शादी पे मुझे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन वो फिर इतने सारे जो भी दोस्त होंगे उनको लड़के इकट्ठे करने पड़ेंगे और उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। लड़कियाँ भी करेंगी, आजकल करते हैं, लड़कियाँ काला चश्मा पहन के करेंगी, ये एक और नई चीज़ होगी, फिर ये वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो जाएगी। एग्जैक्टली हम करेंगे वायरल। बहरहाल एक ब्रेक लेनी है हमने छोटी सी, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद हरमीत, बारिश के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था, अब हमारे साथ मौजूद है। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ साहब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बारिश बहुत तेज़ है इस्लामाबाद में और ट्रैफिक भी जगह जगह जैम है, तो बड़े मुश्किल से पहुंचना पड़ा, पर आखिरकार हम पहुंच पड़े। और ये है कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। थोड़ी सी लाहौर भी भेज दे बारिश को। हाँ शुरू हो जाएगी। आज के दिन प्रेडिक्शन तो है, कल की बहुत ज़्यादा अल्लाह करे सर। खैर हम ज़रा चलते हैं। बात हमने 2-3 बातें करनी है। रज़ा रूमी साहब मारूफ स्कॉलर हैं और तजियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात हमने करनी है वो तो आइनी बुहरान की है जो पंजाब में इस वक्त चल रहा है। लेकिन मैं इनके फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि ये अमेरिका में होते हैं और दुनिया की मैशत को भी समझते हैं, दुनिया के हालात को भी समझते हैं, इस सवाल से बात कर लें। रज़ा, ये बात हो रही है कि यूक्रेन की जंग तवील हो सकती है और ये जंग तवील होने का नतीजा दुनिया भर की मैशत के ऊपर पड़ेगा और जिसमें पाकिस्तान भी उसका शिकार है। दूसरी तरफ देखा जाए, पाकिस्तान निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक IMF से उसको मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी कोई जो मुख्तलिफ कंडीशन हैं वो पाकिस्तान शायद पूरी नहीं कर पाया अभी तक। इस हवाले से फरमाइए, एक तो ये कि अमेरिका में आप वहाँ पे रहते हैं, आजकल आए हुए हैं, लेकिन अमेरिका में सूरत हाल क्या है? क्या बाकी महंगाई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और मईशत सुस्तरवी का शिकार है, और पाकिस्तान में जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। देखिए अमेरिका की और बल्कि आलमी जो मईशत है इस वक्त वो बड़ी शदीद बहरान का शिकार है,
क्योंकि पहले तो जैसे आपके इल्म में है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जो कोविड ने ऑलरेडी जो है पूरी मईशतें जो हैं उनको मुतासिर किया, और उसका जो सबसे बड़ा एक असर हुआ वो जिसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स कहा जाता है, यानी कि अशियाए खुर्दोनोश हो या दीगर अशिया हो, उनकी जो वो तरसेल होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है, उसके ऊपर बहुत ही मनफी असर पड़ा कोविड का। और शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो बढ़ गए, 9-10 गुना बढ़ गए पिछले 2 साल में। उससे यकीनन कीमतों पे फर्क पड़ा। और अब यूक्रेन की जंग हो गई। यूक्रेन की जंग से मजीद जो है, एक तरफ तो तेल महंगा हुआ है, दूसरी तरफ यही जो सप्लाई चेन हैं ये मुतासिर और भी हो गई हैं। तो अमेरिका में तो महंगाई जो है वो उरूज पर है, और वहाँ के जो लोग हैं वो सख्त बिलबिला रहे हैं इस बात पर, क्योंकि वहाँ पर इस तरह महंगाई नहीं होती। हमारे यहाँ तो फेजेज आते जाते हैं, जखीरा अंदोजी होती है तो वो हमें पता होता है, लेकिन वहाँ पे तो बहुत मसला बना हुआ है। रही बात अब कि पाकिस्तान का क्या असर, आपके सामने पाकिस्तान पे बिल्कुल उसका असर हो रहा है। सबसे बड़ा असर तो पाकिस्तान पर जो होता है वो तेल है, कि जो कि हम सारा का सारा तकरीबन 99% इम्पोर्ट करते हैं। अब अगर उसकी आलमी मंडी में कीमत बढ़ गई है और वो या शॉर्टेज है, तो वो बराह रास्त हमारे मईशत को भी मुतासिर करता है, बल्कि यूँ समझिए हर पाकिस्तानी को मुतासिर करता है। और वो आप भी देख रहे हैं, इस गवर्नमेंट ने, जो नई गवर्नमेंट है PDM की, उन्होंने IMF के मायदे के तहत वो मायदा जो कि फरवरी में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने किया था पिछले साल जनवरी फरवरी में, उसकी रूह से उन्होंने कीमतें जो हैं तेल की बढ़ा दी है, क्योंकि सब्सिडी वो IMF करें, ख़त्म करें, और ये जो सारा का सारा बर्डन है लोगों पे मुंतकिल करें। तो ये इस वक्त एक शुरुआत हुई है महंगाई की एक और लहर की, जो कि मजीद गंभीर होगी। और क्योंकि तेल नहीं सिर्फ उसकी कीमत बढ़ानी, बल्कि बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, और उनसे जाहिर बात है कि हर एक पे असर होगा। और ये अब एक चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए कि वो आम लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या करती है। जी रजा, लेकिन आम लोगों को रिलीफ देने के लिए रजा रूमी साहब। हाँ हरमीत जी हरमीत। अच्छा सर, इसी के साथ साथ सवाल ये है मेरा कि फैटिफ के हवाले से बड़े पॉजिटिव जो खबरें आ रही हैं, तो कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पर अगर पॉजिटिव रिस्पांस जिस तरह खबरें आ रही हैं और अगर आएगा। और दूसरी बात सर ये है कि यहाँ पे चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या PTI हो, हर एक बंदा क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। आपकी नज़र में क्रेडिट का हकदार कौन है सर? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, फैटिफ की सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी जो रऊफ साहब ने मईशत के बारे में बात कर रहे थे और IMF के मायदे की बात कर रहे थे, तो अब तो IMF जो है वो भी फैटिफ की क्लियरेंस चाहता है। ये बड़ी अजीबोगरीब एक जो आलमी मालियाती निज़ाम है, वो एक नई तर्ज पर उभर कर आ गया है कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक बड़ी सख्त किस्म की एक ग्लोबल रजीम है। अगरचे कि वो और बात है कि हम पे ज्यादा उसका डंडा चलता है, खुद मगरबी ममालिक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य है, मसलन जैसे UK है, वो एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से जो निकलने का इंडिया हमें मिल रहा है, कि एक रिव्यू मिशन रहता है, और इंशाल्लाह अगले जो है 3 से 4 महीने में हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और बड़ी सख्त कंडीशन लागू की गई थी पाकिस्तान पे, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, बैंकिंग के निज़ाम के हवाले से, एंटी करप्शन के हवाले से, और जो फाइनेंसिंग जो होती है दहशतगर्द तंजीमों की, उनके हवाले से, क्योंकि उस पर कंप्लेंट्स की हुई थी इंडिया ने और दीगर ममालिक ने वगैरह वगैरह। तो वो क्रेडिट जो है बुनियादी तौर के ऊपर तो
जो पिछले गवर्नमेंट है उसने उसको बहुत मेहनत की, लेकिन हकीकी क्रेडिट जो है पाकिस्तान में ये FATF का निकलना वो इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, क्योंकि इसमें जो जहाँ पे मसला फंसा हुआ था वो अगर आपको याद हो पिछले 1-2 साल से, तो वो इन्हीं जो ये जो जिन्हें कहा जाता है अस्करियत पसंद या मुसल्ला तंजीमें जो हैं वो उनके ऊपर बार बार सवाल उठा था और वो मुतालबा किया जा रहा था कि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो, और वो पाकिस्तान ने की। आपने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे लीडर हैं इन तंजीमों के, उनके खिलाफ ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन की गई बल्कि उनको सजाएं भी दी गई। और जो अगर आपको याद है कि मुंबई हमले में जिन लोगों के ऊपर इल्जामात थे 2009 का जो मुंबई अटैक था, उनके हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हुई। तो जाहिर बात है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार था, क्योंकि ये बहुत सी तंजीमें ऐसी थी जिनको माजी में एसेट समझा चाहता था, तो उनको फिर यकीनन अब लायबिलिटी न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया बल्कि बना भी दिया गया। जी अच्छा रजा, जैसे आपने ये बताया कि 2-3 माह लग जाएंगे अभी FATF से हमें निकलते इतनी देर तक अगर हमें क्लियरेंस है तो क्या हमें IMF की किस्त के लिए इतनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, और क्या इतनी देर इंतज़ार करना इस वक्त हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए मेरे ख्याल से वो तो FATF जो है वो खत भी दे सकता है अबूरी किस्म की परमिशन। IMF का जो मायदा की ताकीर है बुनियादी तौर पे वो चंद एक शराइत और हैं। बसन ये जो तेल की कीमत की भी शर्त है, इसको IMF कह रहा है कि आपने मुकम्मल तौर पर नहीं, अभी आपने सब्सिडी ख़त्म की और उसको आप ख़त्म करें, वो IMF का मुतालबा है। और वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि और कीमतें ऊपर जाएंगी। कुछ और इक़दामात हैं जो उन्होंने हमसे जो है वो क्या उसे बोलते साइन करवाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप इसको हैंडल करें, क्योंकि जो बजट अभी आया है, देखिए IMF के प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो हदफ है वो ये है कि जो खसारा है पाकिस्तान के बजट का उसको कम किया जाए, क्योंकि खसारा ये कि आमदनी हमारी जो है वो कम है, खसारे को कम किया जाए। रज़ा रूमी साहब आपका बेहद शुक्रिया, कीमती वक्त दिया। सर, जब ये कहा जाता है ना किसी सीनियर तजज़ियाकार की जानिब से कि प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, तो सूरत हाल ये लगती है कि अभी इस वक्त करंट गवर्नमेंट यही कह रही है कि एक्स गवर्नमेंट ने ये वादे किए थे कि हम प्राइस बढ़ाएंगे, इसीलिए प्राइस मुसलसल बढ़ रही है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद जी। ब्रेक के बाद मुल्क में एक से एक बड़ा बहरान इस वक्त हमें नज़र आता है, और उन्हीं बहरानों में एक बहरान अदविया का भी बहरान नज़र है। अदविया साथ कंपनियां जितनी भी हैं वो एक अरसे से कुछ डिमांड्स कर रही हैं। वो डिमांड्स क्या हैं, इस हवाले से कारी मंसूर दिलावर साहब सदर हैं PPMA के, उनसे चल के बात करते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये जो बहरान है अदविया का, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना बड़ा बहरान पैदा होने का डर है? जी अब्दुल रऊफ साहब बहुत शुक्रिया जी। पहले नंबर पे तो लास्ट टाइम भी आपके साथ शो किया था और तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 17% सेल टैक्स लगाया गया हमारे खाम माल पे, रॉ मटेरियल पे, और फिनिश प्रोडक्ट पे कोई सेल टैक्स नहीं है। अच्छा, दुनिया में ये होता है कि एक प्रोडक्ट जब बनाई जाती है तो उसके इनपुट पे जब सेल टैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली उसके एंड प्रोडक्ट पे भी सेल टैक्स लग जाता है, वो कंज्यूमर से रिसीव कर ली जाती है। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अदरवाइज हुई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह हुआ कि आपके इनपुट पे सेल टैक्स लगा और आपके आउटपुट पे मेन फिनिश प्रोडक्ट पे सेल टैक्स नहीं था। जब हमारी लास्ट गवर्नमेंट से भी बात हुई उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि हम आपको रिफंड दे देंगे 48 आवर्स में, और सेकेंडली आपको जो कंजम्पशन है, जो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे उस पर रिफंड देंगे। जिस पे हमने उनको ये कहा था कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है ही, आपने सेल टैक्स लेना है तो फिर वापस भी करना है तो फिर क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी IMF का प्रेशर है। अच्छा, IMF के प्रेशर की वजह से हमने कहा कि ठीक है जी, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, जब एक प्रॉब्लम है, जनरली इशू है, तो हम उसके साथ खड़े, लेकिन आप हमें परचेजिंग पे रिफंड दे दें। तो उन्होंने हमारी बात ना मानी और हमारे मुस्तकिल तौर पे उनके साथ नेगोशिएशन और डायलॉग्स होते रहे, और नई हुकूमत आ गई। जब नई गवर्नमेंट आई तो फिनांस मिनिस्टर से फिर हमारी मीटिंग हुई, उनको हमने सारी डिटेल बताई। उन्होंने बड़े हैरानगी का इजहार किया कि ये बड़ी ज्यादती हुई है आपके साथ, इस इंडस्ट्री के साथ, कि आपसे सेल टैक्स लिया जा रहा है
और आपको उसका रिफंड भी नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ आपकी एंड प्रोडक्ट पे भी सेल टैक्स नहीं है। उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम इंशाल्लाह बजट में आपका कोई इसका मसला हल कर देंगे जब बजट अनाउंस करेंगे। उसमें उन्होंने सिर्फ 2 बातें हमारे बारे में कही। एक तो जी बड़ी ज्यादती हुई, लास्ट गवर्नमेंट ने सेल टैक्स लगाया रॉ मटेरियल पे, और उससे बड़ी ज्यादती कि अभी तक रिफंड नहीं मिला। तो उन्होंने ये कहा कि जी इसके अलावा कोई बात उन्होंने नहीं की। इस वक्त जो बुरहान है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस वक्त मेडिसिन हमारे पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20% के करीब शॉर्ट हो चुकी है, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे पेशेंट्स पे आएगा, हमारे बिजनेस पे भी आ रहा है, इंडस्ट्री पे भी आ रहा है, और पेशेंट्स पे भी आएगा। सेकेंडली ये हो रहा है कि हमारे जो रॉ मटेरियल हम रेगुलर इंपोर्ट कर रहे थे, वो पिछले 3-4 माह से हम इंपोर्ट, वो जो वाइबल नहीं रही प्रोडक्ट, उनका हम इंपोर्ट नहीं करवा रहे। उसमें 3 इफेक्ट आ रहे हैं, आपको भी पता है। डॉलर, अभी जस्ट मैं मैसेज देख रहा था, आपने होल्ड करवाया हुआ था, मेरे CFO का मैसेज आया कि LC रिटायर करवानी है, 111 रुपये 30 पैसे पे रिटायर हो रही है, 211 रुपये सॉरी 211 रुपये 30 पैसा में अभी रिटायर हो रही है। अब आप ये देखें कि मैंने 10 मई को, कल सैटरडे को हमारी मीटिंग हो रही थी, मुख्तलिफ हमारे CFO बैठे हुए थे कंपनीज के, तो 10 मई को जो LC रिटायर हो रही थी 186 पे हो रही थी। अब आप ये देखें कि सिर्फ एक माह में भी कितना डिफरेंस आया। अच्छा, ओवरऑल हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ी, सेल टैक्स ऑन द टॉप लगा, पेट्रोल बढ़ा, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी। एक और बहुत बड़ा इफेक्ट आया कोविड की वजह से कि इंटरनेशनली रॉ मटेरियल भी शॉर्ट हुए। अच्छा, शॉर्ट होने की वजह से उनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई। आप अगर आपको डेटा मैं पूरा दे सकता हूँ आपके तवज्जुह से, अपनी आवाम को भी बताएंगे और गवर्नमेंट को भी बताएंगे कि पिछले 1 साल में रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट डबल हुए। जी 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 कारी साहब, बिल्कुल ये बताइएगा कि हल क्या है, मतलब और दूसरी बात यह है कि क्या अदविया की कीमतें बढ़ने का डर है? उसमें वजाहत कर दूं पहले कि मैं यहाँ अद्वियात की कीमत की बढ़ने की बात मैं करूंगा तो थोड़ी सी लिंक करूंगा चीज़ें कि पहले नंबर पे तो मैं लास्ट एक और चैनल पे भी बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें ये कहा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो हवा पे या पानी पे नहीं चलती, यह भी इंडस्ट्री बिजली से चलती है, इसमें गैस लगती है, इसमें पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, और इसमें डॉलर का इफेक्ट भी आता है। इसको पहले तो ट्रीट करें आम इंडस्ट्री की तरह। दूसरी बात, जिनकी हमारा 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और 5% हम लोकल बनाते हैं, इसका मतलब है डॉलर का इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे ज्यादा आता है। जो इंडस्ट्रीज लोकली, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो डेली बेस पे प्राइसेस बढ़ा देती हैं, और लोकल उनका रॉ मटेरियल भी लोकल है। मैं क्या ही देता हूँ, सीमेंट वाले हैं, सरिया वाले हैं, दाल वाले हैं, चावल वाले हैं, आटे वाले हैं, उनका जब जी चाहे प्राइस बढ़ा देते हैं। हमें इशू ये है कि हम प्राइस खुद से नहीं इंक्रीज कर सकते, हमारी डैब प्राइस मुकर्रर करती है और जाके फिर कैबिनेट में जाके अप्रूवल होती है। अच्छा, प्राइस बढ़ने की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हम इस वक्त भी पूरे बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत ये जो बात है क्राइसिस, यही लग रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, गैस बिजली की कीमत बढ़ गई है, इंपोर्ट हो रहा है सारा कुछ, उसमें डर यही है कि ये बुहरान ज़्यादा शदीद होगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि कीमतें बढ़ाई जा। एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। 1 घंटा कैसे गुजरा हमें पता भी नहीं चला, इतनी सारी बातें की हमने आपसे। लेकिन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस मसले के बारे में जो कि आलमी मसला भी है, मुल्की मसला भी है, और सर बहुत बड़ा मसला है, ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है। ओबेसिटी की और मोटापे की हम बात करेंगे, लेकिन ये मसला आपको एड्रेस करेंगे हरमीत इस्लामाबाद में है, उनके साथ डॉक्टर मौजूद हैं। ऐसे कौन से डॉक्टर जैसे सर्जन जो हैं वो अब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत सारे लोग सर्जरी कराने के लिए आ रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए। हरमीत, ये क्या मिथ है? ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है, बल्कि घरेलू मसला भी, आप ये समझे कि बाहर के मसाइल भी हैं, और ख़ासकर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा स्मार्ट लगे और वो ज़्यादा फिट नज़र आए। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि भाई एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनका जो पेट जिस साइज़ में निकला होता है तो वो बेचारे दिन रात एक करके कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल होता है, उनका पेट कभी कम होता है। सर, ऐसी कौन सा तरीक़ाकार है, कौन सा प्रोसीजर है जो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अगर वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन बड़े मुश्किल से नहीं होता, फिर उनको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान में ये सर्जरी की सहूलत आई कब,
और कितने डॉक्टर इस पे काम कर रहे हैं और किन किन शहरों में सर इस पे काम हो रहा है? शुक्रिया हरमीत, और आपके साथ पब्लिक न्यूज़ टीम शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मोटापा एक आलमी मसला है। इसको पेंडेमिक, कोविड तो अभी पेंडेमिक आया, उससे पहले जो हमारे पास मोटापे की पेंडेमिक है ये। और सिर्फ मोटापा ही नहीं, मोटापे के साथ डायबिटीज़ भी यानी ज़ियाबतीस भी होती है, इसको हम डायबिजिटी कहते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ और मोटापा या मोटापे के साथ और 10-12 बीमारियाँ जो कि एसोसिएटेड हैं, ये तमाम बीमारियों का इलाज अवेलेबल है। और जैसे आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान में कब से हो रहा है, पाकिस्तान में ये पिछले 15-20 साल से हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं अब 2015 या 16 के बाद से होना शुरू हुए हैं। और अभी भी आप जो सर्जन्स इनको कर रहे हैं, जो रेगुलरली कर रहे हैं, उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने पिम्स हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए, जिसमें हमने पाकिस्तान से तकरीबन 70 से लेकर 100 सर्जन्स को इसमें ट्रेन किया। हमने बाहर से सर्जन्स को भी बुलाया, ऐसे सर्जन्स जैसे एक ऑपरेशन है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जो मोटापे और डायबिटीज़ को कम करता है। इसके जो इन्वेंटर हैं डॉक्टर रॉबर्ट रटलेज, वो 2 दफ़ा हमारी इनविटेशन पे पाकिस्तान आए और उनके साथ हमने यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए और उन्होंने यहाँ पेशेंट भी ऑपरेट किए। जी जी, अच्छा जी डॉक्टर आतिफ इनाम, आप ये फरमाइए कि जैसे आपके बारे में पढ़ते हुए पता चला था कि काफ़ी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं अब इस इलाज के लिए। हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है, बाहर से लोगों को ला के या बाहर से लोग आते हैं वहाँ इलाज करने के लिए। हमारी परसेंटेज इतनी कम क्यों है यहाँ पे लोगों के आने की? जी आपने बिल्कुल सही ये नुक्ता उठाया है। इस वक्त मेडिकल टूरिज़्म दुनिया की वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और जिसमें टर्की और इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये इसलिए नहीं हो सका कि उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि सर्जरी हमारे यहाँ ये लेट शुरू हुई, दूसरा कुछ हमारे डोमेस्टिक हालात ऐसे थे कि हमारे बारे में या हमारे पास लोग बाहर से आते हुए हिचकिचाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड चूँकि अब हमारे हालात बेहतर हो चुके हैं, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग, जैसे ये अभी टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये एक स्कॉटिश लेडी है, ये पाकिस्तान आई अपनी सर्जरी करवाने के लिए। इसको NHS जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था। इसने क्लीवलैंड क्लिनिक USA से बात की, इसको वहाँ भी टाइम नहीं मिला, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसने मेरा एक जो वेबिनार था, जो मैंने एक ऑपरेशन किया था जिसको मैंने पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया था, और जिसमें दुनिया के टॉप के जो सर्जन्स थे वो एज एन एक्सपर्ट उसको देख भी रहे थे ताकि हम लोगों को ट्रेन कर सकें। और उसके बाद इसने वो वीडियो यूट्यूब पे देखा, इसने मुझसे रब्ता किया। हालांकि इसका टर्की में एक ऑपरेशन करने के लिए लोग तैयार थे, उसकी बुकिंग भी थी, लेकिन वो गैस्ट्रिक बाईपास नहीं करना चाह रहे थे, वो छोटा ऑपरेशन करना चाह रहे थे इसके बारे में। तो उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने से कहा कि भाई मैं तो अगले महीने नहीं होऊंगा, लेकिन शी वेटेड फॉर मी एंड देन शी केम इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड गॉट द सर्जरी डन। और ये मेडिकल टूरिज्म जो है ना, ये डॉलर्स का इनफ्लो करेगी, ये फॉरेन करेंसी का, क्योंकि जो ऑपरेशन अमेरिका में $23,000-24,000 का है या UK में 10,000 to 12,000 पाउंड्स का है, ये खातून जब यहाँ पाकिस्तान आई, इसका एयर टिकट, इसका पार्टनर भी इसके साथ आया, ये 1 हफ्ता यहाँ स्टे किया, ऑपरेशन हो भी गया, वापस चली गई। तो जो इसके टोटल पाउंड्स खर्च हुए थे वो ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 पाउंड्स थे, यानी कि 50 to 60% जो बाहर इस ऑपरेशन का कॉस्ट है उसमें पाकिस्तान में किया जा सकता है। और इंडिया इस सिलसिले में बहुत आगे है। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्जरी नहीं है पूरी कंट्री में, तो वहाँ पे जितने लोग हैं उनको वो फ्लाई आउट करते हैं और इंडिया लेके आते हैं। इस मेडिकल टूरिज्म की ना होने की एक वजह यह है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट इसको, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करती है, इस तरह और बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, इसी तरह इसको भी इंडस्ट्री समझे मेडिकल टूरिज्म को। और जब उसको सपोर्ट करे और हम जैसे लोगों से रब्ता करें तो फिर हम इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आतिफ, ये कहिएगा कि अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो मोटापा भी तो आपने खातून का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सर्जन, कि कितने टाइम के बाद अगर एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है और काफ़ी ज़्यादा है तो उसको सर्जरी की तरफ कब तक जाना चाहिए? प्लस ये बताइएगा कि अगर हम ख़वातीन की बात करें तो मर्दों में पेट का मसला बहुत ज़्यादा होता है, उसकी सर्जरी होती है, ख़वातीन में लोअर पोर्शन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ये स्पेसिफिक पार्ट्स की सर्जरी हम लोग करते हैं या हम लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं इन मेडिकल टूरिज़्म? जी, आपने बड़े अच्छे सवालात किए हैं, मैं एक एक करके इन तमाम सवालों का जवाब देता हूँ। बच्चों की जो ओबेसिटी है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। बिल्कुल ऐसे अब बच्चों की 2 किस्म की ओबेसिटीज़ है। हमने इवन 2 साल के बच्चों में भी मोटापा देखा कि वो चल नहीं सकते। अब कुछ तो उनके कंजेनिटल कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉज जो है वो आजकल फास्ट फूड की फ्री अवेलेबिलिटी है।
हमारी जो फूड है वो प्रोसेस्ड है, हम नेचुरल फूड नहीं ले रहे। बच्चों को फूड कौन देता है? पेप्सी, कोक, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, ये बेकरी आइटम्स ये माँ बाप ही प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों की एडोलेसेंट्स जो हैं उनको एक्सरसाइज और डाइट की तरफ राग़िब करना होता है। और फिर आपने जब कहा जिनका इसके बावजूद नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो उसके अंदर फिर हम उनकी जो BMI है यानी बॉडी मास इंडेक्स, हम मोटापे को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फिर हम ये भी देखते हैं कि मोटापे के साथ और कौन सी बीमारियां हैं। क्या अगर मोटापा डाइट और एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा और वो इस हद तक बढ़ गया है कि वो आपके हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर बच्चों में भी मोटापे की सर्जरी की जा सकती है। लेकिन बच्चों के मामले में हम सर्जरी करने में थोड़े से मुहतात होते हैं कि हम उन्हें फर्स्ट लाइन ऑप्शन नहीं देते, ठीक है, पहले हम उनकी डाइट और एक्सरसाइज करेंगे। फिर आपने ये कहा कि ख़वातीन और मर्द, ख़ास तौर पे हमारे एशियाई मुल्कों में, पाकिस्तान में मोटापा दो किस्म का होता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है ग्लोबल, यानी कि आदमी जिसका सिर्फ पेट में मोटापा है, बाकी जो जिस्म है उसका बाजू और टांगे वो नॉर्मल है। ये मोटापा ज़्यादा ख़तरनाक है उस मोटापे की निस्बत जो कि पूरे जिस्म का मोटापा है, क्योंकि इस मोटापे के साथ कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी हार्ट अटैक, फेटल हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। अभी तो स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये पता चला है कि जिन लोगों ने मोटापे की सर्जरी करवाई उनका टू हैव अ फेटल कार्डियक हार्ट अटैक 38% रिस्क डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह ही मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं उनका रिस्क भी डिक्रीज़ हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मैंने डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, जोड़ों का मसला है। तो आप डायबिटीज़ के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि शायद डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा कि डायबिटीज़ की क्योर नहीं है, लेकिन इस सर्जरी से हम डायबिटीज़ का ख़ात्मा भी कर सकते हैं और एक आदमी अपनी बाकी ज़िंदगी जो है डायबिटीज़ की मेडिसिन के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये सर्जरी इतनी बेनिफिशियल है या इतनी फ़ायदेमंद है। सही। इसके अलावा कोई और सवाल आपके? जी ज़रूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर आतिफ, अगर हम देखें बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। एक तो आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि जो मेडिकल टूरिज़्म है वो ना होने के बराबर है। हालांकि हम बाहर जब दुनिया में देखते हैं तो दो डॉक्टर्स पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि पैसे के लिहाज से भी बहुत कम अखराजात इसके, यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई आता है तो बहुत कम चार्जेस भी होते हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि जो सर्जरी की तरफ लोग आते हैं तो क्या ये दोबारा अगर सर्जरी एक दफ़ा हो जाती है उनकी, एक तो इसके हवाले से इनकी चार्जेस के हवाले से बताइए, पाकिस्तान में कितनी ये एक आम आदमी इसको क्या एफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो एक दफ़ा सर्जरी कर ले तो क्या दोबारा भी चांसेस उसके हैं। और इसमें इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा कि स्टमक जो साइज़ है क्या उसको भी कम किया जाता है या रहने दिया जाता है। देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए, मोटापा एक मुतअद्दी या क्रॉनिक बीमारी है। मोटापा बीमारी भी है, कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये बीमारी है बाकायदा और दूसरी बीमारियों की वजह ही बनती है। अब मोटापे के ऑपरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट मतलब 50-60 साल में बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ये है जिसमें हम स्टमक का साइज़ छोटा कर देते हैं और 3/4 स्टमक बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऑपरेशन पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन 5 से 10 सालों में हम देखते हैं कि 50 से 70% मरीज़ जिनका ये ऑपरेशन करते हैं उनमें वेट रीगेन का इशू आ जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके साथ इशू है जिसमें तेज़ाबियत का इशू है। तो वेट रीगेन हम कई दफ़ा देखते हैं, जब अंदर जाके उसी मरीज़ को दोबारा ऑपरेट करते हैं तो देखते हैं कि जो हमने स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या स्टमक बनाया होता है वो बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह ऑपरेशन के दिन था। तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त उनकी तफसील में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उस ऑपरेशन की लिमिटेशंस है। दूसरा ऑपरेशन है जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, लेकिन मोटे मोटे दो गैस्ट्रिक बाईपास का ऑपरेशन, एक रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जिसको वन एनास्टेमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ समझ लीजिए कि सर्जरी कोई मैजिक वांड या जादू की छड़ी नहीं है कि आपने सर्जरी की और सब कुछ गायब हो गया। हम जिन लोगों को सर्जरी ऑफर करते हैं उनको बताते हैं कि सर्जरी के साथ आपने डाइट, एक्सरसाइज यानी अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। अगर आपने 100% वेट लॉस अचीव करना है और मेंटेन करना है तो सर्जरी तो 1 या 2 घंटे का काम है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज रेगुलर अपने लाइफ का हिस्सा बनानी है। और एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं कि आप 2 या 3 घंटे जिम जा रहे हैं, कोई बहुत हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज, सिंपल वॉक 30 मिनट्स वॉक एट अ स्पीड ऑफ जिसमें आप 100 स्टेप्स पर मिनट ले रहे हो और हफ्ते में 5 दफ़ा ये करें।
तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। उसके अलावा डाइट का ख्याल रखना है। मैं आपकी सर्जरी कर दूं, आप कुर्सी से उठे ना और आप वही चीज़ें खाते रहें जिनकी वजह से आप मोटे हुए थे, जिसमें प्रोसेस फूड है, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, गुलाब जामुन, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो फिर ऑपरेशन आपका कितना एक बिगाड़ लेगा। ठीक है, डाइट कंट्रोल करना भी साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद थे। सर, आप कुछ भी करें ना, ये जरूर कहते हैं, हमने प्रोग्राम का आगाज किया था कि वॉक बहुत जरूरी है। आपको डाइट भी कंट्रोल करनी है, वॉक भी करनी है, आप किसी भी सर्जरी की तरफ जाते हैं तब भी, तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना जरूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज में हमने जिक्र किया था आपकी एक हीरो से मुलाकात कराने का, लेकिन आपने फिल्मों में देखा होगा एक जो हीरो होता है उसको बताया जाता है कि आपने ये सीन फिल्माना है, और नॉर्मली ऐसे सीन हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ये एक रियल सीन हमने अपनी रियल लाइफ में देखा। आपने वो क्लिप देखा होगा जिसमें हुंजा में एक बच्चा जो है उसको किस तरह से उसकी जान को बचाया एक डॉक्टर ने। दरअसल ये हमारे रियल हीरो हैं। जो बच्चा ऑलमोस्ट कहा जा रहा था कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन किस तरह से ये जो प्रोसीजर से CPR कहते हैं उसके थ्रू इन डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर बच्चे की सांसें बहाल की। और आप ये पूरा क्लिप और पूरा सीन जो है, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे रियल हीरोज़ हैं जो आज हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद भी हैं। और सर, इनसे हम मुलाकात कराएंगे। डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन, राइट सर, और डॉक्टर असरार साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। असरार चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। आप वहाँ पे सैर के लिए गए होंगे, ज़ाहिर है इत्तफाकन आपकी नज़र पड़ी, आपने वो बच्चे को डूबते हुए देखा, उसको किनारे लाए, फौरी तौर पे रिएक्शन पहला क्या था आपका? सर ऐसा है कि हम हुंजा से कोई 14-15 हज़ार फीट की बुलंदी पर है नलतर वैली। नलतर झील पर हम गए थे। वहाँ पर ऑफ रोड है, जीप का ट्रैक है, तो वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं है और ग्लेशियर्स का पानी आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम जब सतरंगी झील पर पहुंचे, बच्चों के साथ हम थे, 3 फैमिलीज थी, तो हम वहाँ से जब ब्लू लेक की जानिब गए तो रास्ते में एक नाला है जो ग्लेशियर से निकलता है, उसका नाम है नलतर नाला। तो उसके अंदर जो है वो चरवाहे उसके किनारे जो है वो बकरियां चरा रहे थे और अचानक वो गिर गए। जब हम गुजरे तो वावेला था, वहां से हम अपनी जीप से गुजर रहे थे, 2 जीपें हमारे पास थी, तो ड्राइवर मेरे साथ था, मैं आगे बैठा था। तो हमने कहा कि खवातीन रो रही हैं और हजारों कतार रो रही हैं, तो हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा पूछना चाहिए कि क्या है। तो हमारे साथ सफरनामा निगाह कैसर अब्बास साबिल भी थे जो कि सफरनामा लिखते हैं, वो हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कि हम इस झील पर चलते हैं। तो हम तीनों जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि नदी के किनारे जो है औरतें बयान कर रही हैं। हमने कहा जी आप इसको ऊपर लेकर आएं, हो सकता है इसकी जिंदगी हो। हमारे साथ डॉक्टर हैं और उनको हमने क्या कि हम नीचे नहीं जा सकते थे, वो तो पहाड़ी लोग थे, वो जल्दी से उठाकर ऊपर ले आए और डॉक्टर साहब को हमने जो है जीप से उतारा और उसके बाद के तमाम मुनाजिर आपने देखे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये CPR जिसके बारे में आज आपके वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये तरबियत तमाम लोगों को दी जानी चाहिए ताकि ऐसे हादसे में फौरी तौर पे वो मददगार साबित हों। डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन ने तो ये ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, उन्होंने किया होगा, आपने भी ये सीखा हुआ है या साथ रहते रहते डॉक्टर बन गए में आप भी? जी सर, उससे भी डॉक्टर भी उनके साथ रह के बन ही गए, लेकिन असल में क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, तो हमारी मीडिया ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत सारी। तो मैं 3 से 4 साल पहले CPR की ट्रेनिंग ले चुका हूँ जो मेरी मददगार रही। ठीक है, डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन आप फरमाइए कि कितना ज़रूरी है आम लोगों के लिए CPR को सीखना इस तरह के वाक़े में जो कभी भी पेश आ सकता है किसी के लिए भी? जी सर, बहुत ज़रूरी है। इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ही जो है वो CPR कर सकते हैं। आप हर इंडिविजुअल को सिखाएं, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको ये एज अ करिकुलम का पार्ट होना चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे मैंने हर दफ़ा मैं ये बात कह रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यंगस्टर्स सबसे अनसेफ इंजॉयमेंट होती है उनकी, यानी कि वो जो उनकी इंजॉयमेंट के तरीके हैं उसमें उनकी सेफ्टी प्रोफाइल नहीं होती है कोई, तो उसमें बहुत जरूरी है उनको पता हो कि अगर कोई नागहानी आ जाती है तो हाउ टू फेस दैट। और उसमें दिस इज वन ऑफ द केस जो ड्राउनिंग है। और ऐसे हिली एरियाज में एक और कॉमन मसला है जैसे एक्सीडेंट का हो जाना, ऊंचाई से नीचे गिर जाना, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग होती है।
वो भी एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है कि आपने गिरे हुए के साथ कैसे सलूक करना है। ये एक ड्राउनिंग का केस था, लेकिन गिरे हुए के साथ जरा डिफरेंट सिनेरियो होता है। अब हमारे तो क्योंकि करिकुलम का पार्ट है, हमें सिखाया जाता है। और दूसरा ये कि मैं क्योंकि सुपरवाइजरशिप के लिए अप्लाई करी थी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से, तो उसमें करिकुलम का पार्ट है कि एज अ सुपरवाइजर भी आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जो है वो आपको सीखनी है, उसको सर्टिफाइड होना है आपने। तो मैंने अभी कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले मैंने उसमें ये कोर्स भी किया है, और बाकायदा ये CPSP का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि वो अमेरिकन बोर्ड से हमें सर्टिफिकेशन दिलवाती है, हमें ट्रेनर्स वहां से आते हैं। तो ये एक मतलब एक अच्छा चांस था मेरे पास जो मैंने किया। लेकिन ये हर इंडिविजुअल को आना चाहिए, टूरिस्ट को जरूर पता होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे फेस करना है, आपने कैसे अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, किस तरह से एक्टिविटीज होनी चाहिए। दूसरी बात ये जो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने लगी हूँ, आप टूरिस्ट गाइड के लिए छोटी गाइड बुक्स बनाते हैं, बुकलेट्स होती हैं, मैप्स होते हैं, रास्ते बताते हैं, गाइड होते हैं उनको बताने के लिए। तो व्हाई नॉट कि आप कोई इमरजेंसी फर्स्ट एड की कोई छोटी सी बुकलेट दें जो आसान जुबान हो, जिसमें पिक्टोरियल हो, पिक्चर्स के जरिए से दिखाया जाए कि किस तरह से जो है ना, आप अगर ऐसी सिनेरियो में हैं तो इसको आप कैसे, आप हेल्प के आने से पहले तक आप क्या कर सकते हैं। मकामी लोगों को पता हो, जो दरिया के करीब रहते हैं, नदी नालों के करीब रहते हैं, उनको स्विमिंग तो एटलीस्ट आनी चाहिए ना, उनको पता होना चाहिए, उनका रोज का काम है, वो तो दरिया किनारे हैं। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ये वाकया पेश आया, पूरे सोशल मीडिया पे आप लोगों की वीडियो जो है वो वायरल हुई, और हमें तो भी बड़ी खुशी इसलिए हुई कि हमारे रियल हीरो आप ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ये हुक्म जारी किया कि कम से कम जो है लोगों को अब सीखना चाहिए, बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। आप नहीं समझती हैं कि जो टूरिस्ट जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों को, ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं, ज़्यादातर दूर दराज इलाके होते हैं, वहाँ पर ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सोशल मीडिया पर यह वाक़या हुआ, लेकिन बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं कि वो बेचारे अपनी जान से चले जाते हैं। तो आप नहीं समझती कि जब इस किस्म के जब ये दिन आ जाते हैं और लोग टूर की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ जगह विज़िट करते हैं, तो कम से कम हुकूमत को थोड़े से जो कैम्प है, छोटे मोटे कैंप लगाने चाहिए, वहाँ पे कम से कम जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए जो लोग जा रहे हैं उनको। बिल्कुल ऐसा है, और इसमें देखिए हुकूमत का काम बिल्कुल है, हुकूमत ने ये काम करना है, उनकी ड्यूटी है। लेकिन वॉलंटियर्स भी होते हैं, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं हमारे आसपास जो इस तरह के वॉलंटरी काम करते हैं, और हमें उनको वहाँ से उनकी हेल्प लेनी चाहिए, मकामी लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को गाइड करें। हमारे पास जिस तरह से, जैसे मैंने पहले बात की कि बुकलेट्स होनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह से हमारे पास ऐसे कैंप्स होने चाहिए जो ऐसे हिली एरियाज के करीब लगे हों। अब देखिए जिस एरिया में ये वाकया हुआ, वहाँ के लोगों के मुताबिक ये वहाँ वादी का ये पहला वाकया है, उससे पहले इस तरह का कोई वाकया दूर दूर तक कभी भी नहीं हुआ। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि हम जिस एरिया में थे दैट वाज टू रिमोट कि वहां पर सिग्नल्स का बेशुर था, यानी कि हम बिल्कुल दुनिया से कट के बैठे हैं। तो एक हेल्पलाइन जैसे आप वहां बना भी देते हैं तो उसका वाकई तक पहुंचना भी मुश्किल है ना, सफर बहुत मुश्किल है, हम बहुत ही जीप के अलावा हम वहां पे जा नहीं सकते अपनी सवारी पर। तो इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे मकामात जहाँ पे टूरिस्ट की ज्यादा आमदोरफ्त है, उधर इस तरह के बूथ्स होने चाहिए जो आपको गाइड करें आपके, और आपकी ना जब आप ये एक एज अ करिकुलम का पार्ट कर देंगे, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि जहां आपसे बाकी चीजों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कोविड के दिनों में कोविड वैक्सीनेशन का पूछा जाता था, वहां आपसे अब ये भी पूछा जाना चाहिए कि आया आपको ये पता है कि कोई ड्राउनिंग हो जाए, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, आप ऊंचाई से गिर जाए, आपको पता है कि मेयर्स क्या करनी है। तो ये गाइडलाइन हमें मिलते रहना चाहिए। अब ये तो एक वाकया था दुनिया के सामने आ गया, आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जो इससे ज्यादा अंधुनाक हैं और जिसमें कोई कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे ख्याल में इसका जो है नेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम्स रन करने की जरूरत है। और ये कहिएगा कि देखिए आपने मेडिकली तो बड़े अच्छे से एड्रेस किया, हमने वो पूरी वीडियो भी देखी, लेकिन इमोशनली भी ये काफ़ी एक टचिंग सा सीन था जो हमने देखा, और लोग काफ़ी खुश भी हो रहे थे, आपको ट्रिब्यूट भी कर रहे थे और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। आपके पास क्या रुदाद है? आपने कहा वहाँ माँ भी मौजूद थी और वहाँ पे बैन कर रही थी ख़वातीन, वहाँ पर उस वक्त क्या सीन था, आप क्या शेयर करेंगे? यकीनन एक नेकी है जो अल्लाह ने आपसे कराई है। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर बीइंग अ फीमेल मुझे भी ये बातें सुनने को मिली हैं कि आप मतलब आपने कैसे अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा इस तरह की सिचुएशन में। देखिए एक तो पहली बात ये है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये प्रोफेशन मेरे साथ हर वक्त रहेगा, मैं चाहे वेकेशंस पे हूँ चाहे मैं काम पर हूँ, मैं इससे आंखें नहीं फेर सकती। और ये जो
फील है मेरे अंदर, ये मेरे ओथ ने मेरे मुझे दी है ये भी। हम एक ओथ लेते हैं और उस ओथ के बाद हम डेडिकेटेड होते हैं कि हमें जहाँ हमारी मदद की जरूरत होगी वहां हम करेंगे। सेकेंडली, जो नर्व्स की स्ट्रेंथनिंग की जहाँ तक बात है, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, कुछ मेरी फील्ड भी ऐसी है क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये फील्ड इतनी टफ है कि इसमें आपको आप सब काउंसलिंग करनी पड़ती है डेली बेसिस पर। आप मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं, तो ये उसकी वजह से शायद मेरे नर्व्स आम लोगों की निस्बत थोड़े से स्ट्रांग है। और तीसरी अहम बात, जब मैंने वो बच्चा देखा था तो मैं ये भूल गई थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली है और मैंने क्या करना है। मुझे सिर्फ इतना याद था ये बच्चा है, और मैंने जो इसरार को बोला कि मैं CPR कर रही हूँ, कंप्रेशंस दे रही हूँ, आप ब्रीदिंग दें। मुझे नहीं पता आसपास लोग क्या कह रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं या लोग जो भी हो रहा था, तो उसके बारे में मुझे सिर्फ यही था कि इफ मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो यही है कि इसकी जान अगर बच जाए। क्या बात, क्या बात है डॉक्टर कुरैत-उल-ऐन, बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती लाभ दोनों को सलामत रखें, आप खुश रहें। और हमारे साथ इसरार साहब भी मौजूद थे। सर, ये वो लोग हैं जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि डॉक्टर होना एक ऐसा पेशा है जो मसीहा है। डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो मसीह है, सही हक अदा किया है इन्होंने मसीहा होने का। तो हम बिल्कुल ऐसे जो काम इन्होंने किया है बहुत बड़ा है, और अल्लाह करे कि ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ मिलें। और जो ये सजेशन दे रहे हैं कि सिलेबस में सब बच्चों के ये शामिल होना चाहिए, किस तरह से CPR देना है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने, मैं पहले भी कह रहा था, कहा है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बड़ों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे किसी वाक़े में अगर उनको हादसाती तौर पे कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसमें फौरी तौर के ऊपर वो फर्स्ट एड दे सकें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट। ऐसे वक्त गुजर जाता है आपके साथ, 2 घंटे कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन रन डाउन के शुरू में हमने आपसे कहा था कि हम आपकी मुलाकात यंग टैलेंट से कराएंगे। वो इसलिए क्योंकि अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ भी मौका मिलता है हम यंग टैलेंट को ज़रूर मौका देते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग और वो नौजवान जो ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपने टैलेंट को डोज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। अमानत हमारे साथ मौजूद है, यंग टैलेंट है, यंग गुलकार हैं और गाते हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। कैसे हैं अमानत साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताएं, कब से गा रहे हैं और क्या क्या गाना ज़्यादा पसंद है आपको? मैं जो है वो 12 साल की उम्र से गा रहा हूँ, तो सीख भी रहा हूँ। मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान और शबीर हुसैन जारी खान साहब, तो उनसे मैं बचपन से लर्न कर रहा हूँ। और जो क्लासिकल, नेम क्लासिकल और जो पॉप आजकल चल रहा है वो मिक्स गा रहा हूँ। अच्छा, हमारा एक बात मैं पूछना चाह रहा था। जी सर। वो ये है कि जो खासतौर पे क्लासिकी घराने हैं जी सर, या गाने वाले हैं, इनमें अमानत नाम बड़ा पॉपुलर होता है। अमानत अली खान साहब हो गए, बहुत बड़ा नाम है। फिर अमानत अली, जी सर, वो भी मशहूर, इंडिया जाके और मशहूर हो गए। अब आप एक अमानत, एक और भी मैं अमानत को जानता हूँ, वो भी बड़ा सुरीला है। सारे अमानत ये पॉपुलर बड़ा है, मतलब ये अमानत होते ही सुरीले हैं, पता है, इसलिए मतलब बस ये कुदरती सर एक बात है, घर वालों ने नाम रख दिया मेरा अमानत अली, तो घर वालों की तरफ से ही है, वालदा ने नाम रखा। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताएं कि कंपटीशन बहुत टफ है। अगर क्लासिक की बात की जाए, पॉप की बात की जाए, किसी कंटेम्प्रेरी किसी भी किस्म के म्यूज़िक की बात की जाए, तो अब आपको सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा अच्छे तरीके से रियाज करते हैं, गाता हुआ मिलेगा। इतने टफ कंपटीशन में आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, कैसे इसमें मुस्तकबिल बनाना है और कहाँ से सीखते हैं? मैं उस उस्ताद शबीर हुसैन जारी और उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान से सीख रहा हूँ। और फ्यूचर प्लान्स जो है मेरा वो कि जो मार्केट में अभी चल रहा है, जैसे कि पॉप भी चल रहा है और सेमी क्लासिकल भी चल रहा है, तो उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। साथ साथ गज़ल गायकी में भी मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह जारी रखता हूँ। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हरमीत, आप कुछ पूछना चाहते हैं मौसीकी के हवाले से? मुझे तो ये देखे ना कि मुझे ये हुई कि पॉप और क्लासिक और सारी चीज़ें एक साथ गाना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अमानत सुनना चाहेंगे आपसे कुछ। पता चले ना। चलिए अमानत, कुछ सुना दिया। क्या सुना रहे हैं पहले? अभी मैं एक अपना मेरा सॉन्ग है, खामोश रहती थी। अच्छा, तो वो सुनाना चाहूँगा। ठीक है। हाँ। खामोश रहती थी, कुछ भी न कहती थी, नादां से एक लड़की मुझे देखती रहती थी, प्यारी थी फूलों से, नाजुक थी कलियों से, बादे सबा जैसे धीरे से चलती थी,
वो मोम की गुड़िया थी, छू लो पिघलती थी, छू लो पिघलती थी, खामोश रहती थी, कुछ भी न कहती थी, कौसे कज़ा के साथ रंग थे उसकी अदाओं में, हाँ उसकी आँखों में हर शाम उतरती थी, खामोश रहती थी, कुछ भी न कहती थी। ठीक है सर, ये मेरा अपना एक सॉन्ग है जो अभी आपने खुद लिखा है। ये लिखा शहजादा अख्तर साहब हैं जो शायर हैं, उन्होंने लिखा है। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? हरमीत कह रहे बड़े खुश नसीब में आपको खामोशी मिली। जी सर, थैंक यू। अच्छा, और किसको गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो देखने वाले हैं? हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, ख़ासतौर पर मौसीकी में तो हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं। यहाँ की बात की जाए, अगर सरहद पार की भी बात की जाए तो मैं ऐसे है कि अरिजीत सिंह को ज़्यादा सुनता हूँ, और पाकिस्तान में जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं। अच्छा। और आतिफ असलम है यंगस्टर में, उनको भी सुनता हूँ। ठीक है। तो कितना ज़्यादा सीखता है आदमी सुनने से, मतलब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का असर तो कई जनरेशन पे हो गया। आपकी अब दूसरी जनरेशन हो गई होगी, एक पहली भी जनरेशन आपसे है, वो भी बड़ी उनसे मतलब मुतासिर है। सर ये ऐसे सिंगर हैं कि ये यूनिवर्सिटी हैं, आप इनसे जो भी इनको सुनते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा इनसे। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ठीक है, चले नुसरत साहब की कोई चीज़ अगर अभी उनकी एक चीज़ सुना देता हूँ मैं आपको, मेरे रश के कमर। हाँ। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। अच्छा अमानत, पता है क्या होता है, जब आप गाना गाते हो तो आपको बहुत रियाज की ज़रूरत होती है। आपने कहा कि आप बहुत सालों से गा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे पास सोशल मीडिया पे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी उनका गिला यही रहता है कि हमें उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिला। आपको भी बहुत ज़्यादा एक लंबा सफ़र, इसमें आपने सीखना भी है, करना भी है काम। कितना रियाज करते हैं, कितना सीखते हैं? मैं जो है वो 2 घंटे तक करता हूँ, या 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे डेली बेस पे। ज्वाइन किया हुआ है, क्लास लेते हैं? नहीं, एकेडमी है शबीर संजारी साहब की, जहाँ पे मैं 1 से 2 घंटे जो है उधर रियाजत करता हूँ, इवनिंग टाइम में या रात के टाइम में या सुबह में। और कौन सा टाइम होता है रियाज का अमूमन? अच्छा अमानत, आपने पॉप सिंगिंग की बात की तो जाहिर बात है कि बहुत सारे सिंगर को तो आपने नाम लिए, लेकिन पॉप सिंगिंग के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में उसको सुना भी जाता है जी। तो कौन से ऐसे फेवरेट सिंगर है आपके, और ज़्यादा कौन सा पॉप सॉन्ग आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और गाते कौन सा है, मतलब जो आपका दिल करता है कि भैया मैं ये गा के मुझे बड़ा अच्छा लगता है? फेवरेट सिंगर मेरे वैसे तो मोस्टली सारे हैं, मगर टॉप मोस्ट जो हैं उनमें राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, और पॉप में ये पूछ रहे हैं, पॉप में जो है वो आतिफ असलम। आतिफ असलम। चले आतिफ असलम की कोई चीज़ हो जाए आप जरा, फिर आतिफ असलम कोई 2 बंद मतलब आतिफ असलम के है यार। आतिफ असलम को कॉपी करना भी एक आर्ट है, मतलब वो गाते इस तरह से है कि उनको कॉपी करना या उनकी तरह का गाना। या राहत को पसंद करोगे आप? राहत फ़तेह अली खान साहब के भी गा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। एक आखिरी गा दे बस, उसके बाद हम लोग भी इजाज़त लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जो है आतिफ असलम साहब का वो गाना सुना देता हूँ। पाकिस्तानी करेंगे ना? कोई भी सुना दे, पाकिस्तान का सुना दे, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का। आतिफ का है तो कोई भी ठीक है। आतिफ असलम साहब का वो गाना मैं आपको सुना देता हूँ,
चलिए आप याद कर लें, कोई बात नहीं, वो याद कर रहे हैं कौन सा गाना गाना आदि उसमें के गाने भी तो इतने सारे हैं। Shining in वो सुनाए। Shining in the setting sun like roll upon the ocean, come and heal me. Shining in the setting sun like roll upon the ocean, come and feel me, oh feel me. हो पहले तो मन मेरा ऐसे ही रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, और अब जो होता है वो पहले ना होता था। ठीक है सर, ये अभी मुझे जो है वो फौरी तौर पे जो याद आ गया। मुझे पता क्या लगता है, ऐसे देखिए अनप्लग्ड सिंगिंग जो होती है ना, मुझे लगता है कि वो ही उस पे ही किसी फनकार का, किसी मौसीकार का पता लगता है, किसी गुलूकार का। क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मिक्सिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत कुछ ऐड हो जाता है। सिंगर आप किसे समझते हैं कि सिंगर वही होते हैं जो अनप्लग बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के इस वोकल से गाए कि पता लगे कि इसको गले में जो सुर है वो गॉड गिफ्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सिंगिंग जो है वो विदाउट जो म्यूज़िक के साथ अगर गाएंगे तो वो ज़्यादा जो आपको पता चलेगा कि इसकी वॉइस कैसी है और कैसा गा रहा है, आप ज़्यादा जज कर पाएंगे उसे। बाकी तो सब इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गाते हैं, मैं भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गाता हूँ। तो अच्छा चलें जी, अब राहत फ़तेह अली खान जरा जी, राहत कोई दो बंद हो जरूर, मतलब मजा है। सर की पसंद के दो बंद होने चाहिए। चले गाएं, हम गाएं। राहत फ़तेह अली खान साहब का मैं, या मानत अली साहब का, या नुसरत फ़तेह अली साहब का, कुछ भी जो याद हो। बिल्कुल जो याद हो। अच्छा जी, अभी पानी थोड़ा सा मिलेगा। पानी तो आपको पानी हम पिलाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले असल मौसीकी की अगर बात की जाए ना, अगर अमानत गा रहे हैं, अमानत को मुझे मेरे ख्याल से भी बहुत सीखने की ज़रूरत भी है, काम करने की ज़रूरत भी है। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो गाता भी है और उसमें गाना चाहता भी है। गिला नौजवानों का खासतौर पर ये होता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके लिए है, आप आएँ या चेरिश करें। लेकिन मेरे ख्याल से अगर चैनल्स की बात की जाए तो टैलेंट हंट के नाम से इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ बच्चों को सीखने का मौका मिले, जहाँ पर जजेस हो वो उनको जज करें। इस तरह से बच्चे ज़्यादा पॉलिश होते हैं। तो थैंक यू सो मच अमानत फॉर बीइंग हियर। आप मजीद सीखें, काम करें, अल्लाह आपको कामयाब करें। हमें आपसे चाहिए अब इजाज़त, इन मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।